हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो स्टेट का एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं। स्टेट का फॉर्म भरा गया है और उसका जो है एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। तो उसी का जो पिछले साल पूछा गया प्रश्न था उसी को हम लोग आज रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से उनका जो है प्रश्न पिछले बार पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और डेट एग्ज़ाम जो हुआ था 14/9/2023 को हुआ था। और ये सब्जेक्ट हिंदी और इसका टाइमिंग की बात करें तो 10 से 12:30 PM में हुआ था और सब्जेक्ट कोड 201, मतलब पेपर 2 जो कि PGT का है। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी पैटर्न के आधार पर आपका जो क्वेश्चन है सेट किया जाएगा। तो इसको देखिएगा और इसको समझिएगा और इसको जो अपने आगामी एग्ज़ाम है उसके तैयारी के पर्पज़ से देखिएगा। और जो क्वेश्चन डाउटफुल लगे वो आप नोट भी करते चलिएगा ताकि आपको एक ही जो पहली अटेम्प्ट है उसमें ही आपको सफलता प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 माना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो आंसर भी देखते जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो आदिकाल को चारण काल कहा था ग्रियर्सन ने। तो यहाँ पर देखिए आंसर भी इसका दिया हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास का लेखन कौन किया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है नीरजा माधव, ममता कालिया, डॉक्टर सुमन राजे, मृणाल पांडे। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 पुस्तक के आधार पर किया है। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया है। तो अलंकृत काल किया है कि श्रृंगार काल किया है कि कला काल किया है कि रीति काल किया है। तो इसका आंसर देखिएगा रीति काल किया है। उसके बाद नेक्स्ट है रीति काल को कला काल किसने कहा है। तो क्या ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कि मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ प्रसाद ने। तो ये रसाल ने ही कहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है संतन को कहाँ सीकरी सो काम पद का रचयिता कौन है। तुलसीदास है, नाभादास है, केशवदास है, कुंभन दास। तो इसका हो जाएगा कुंभन दास। फिर उसके बाद चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का कार्य किया था। तो क्या ये फकीर मोहन, सेनापति, टिकम की जलहन की सूर्यवरदाई। तो ये हो जाएगा जलहन ने किया था। तो आंसर देखिए इसका जलहन ही है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया। तो अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, उर्दू। तो इसका हो जाएगा फ्रेंच में लिखा गया था। तो फ्रेंच में लिखा गया था, इसका आंसर है। उसके बाद है हिंदी साहित्य को बीज वपन काल किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवरण सिंह ने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर देखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद नेक्स्ट है सूरदास किस भाषा के कवि हैं। क्या यह भोजपुरी के हैं, मगही के हैं कि ब्रज भाषा के हैं कि अवधी के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वह ब्रज भाषा के कवि हैं। अवधी की यदि बात किया जाए तो तुलसीदास, इसके अंतर्गत तुलसीदास को हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तुलसीदास। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस आलोचक ने रीति काल को कला काल कहा। ये प्रश्न पीछे भी हम लोगों ने देखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये हो जाएगा रसाल। तो यहाँ पर देखिए वही प्रश्न दोबारा यहाँ पर हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है फिर संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है। तो संदेश राशक की बात करें तो 3 जो इसका आंसर दिया हुआ है 3 प्रक्रम में बटा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। क्या यह भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट है, बद्रीनारायण प्रेमघन है कि जयशंकर प्रसाद। तो अंधेर नगरी आप लोगों को पता ही है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है और जिसमें कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, इस तरह की जो एकांकी है वह नाटक है, वह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है।
निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य पीरी प्रवास साकेत कामायनी के कुरुक्षेत्र, तो ये हो जाएगा पीरी प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा पीरी प्रवास। उसके बाद है मिलन है, पथिक और स्वप्न। खंड काव्य के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बी में है राय देवी प्रसाद पूर्ण, जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, तो इसका हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हिम किरीटनी हिम तरंगिनी, और इसका जो है काव्य संग्रह किस कवि का है? तो ये हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जो है पुष्प की अभिलाषा, ये भी बार बार पूछा जाता है। चार नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, तो ये जो है पुष्प की अभिलाषा, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस आलोचक ने छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण इसे सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने माना है, ठीक है। अगला प्रश्न प्रकृति का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है? तो ये प्रकृति के साथ जो है मानव को जोड़ करके जो लिखा जाने वाला जो समय था, जो युग था, वह था छायावादी युग के कविताओं में, ठीक है। इसका आंसर भी ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पर अंधायुग किसकी रचना है? तो अंधायुग देखिएगा ये धर्मवीर भारती की रचना है, ये धर्मवीर भारती का रचना है, ठीक है। उसके बाद है अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल निबंध का रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, आंसर भी दिया हुआ है उसका। सरदार पूरन सिंह का विख्यात नाटककार के रूप में, कवि के रूप में, तो ये निबंधकार के रूप में विख्यात थे, आंसर भी वही दिया हुआ है, निबंधकार। जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार निराला है, गुप्त है, पंत है, प्रसाद है, तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तो प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? मालविका है, कार्नेलिया है, अलका है, कल्याणी है, तो ये कार्नेलिया इसका नायिका है, आंसर भी वही दिया हुआ है। चरणदास चोर किसकी नाटकीर्ति है? हबीब तनवीर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद के नागबोडस। ये चरणदास चोर जो है इसमें जो टीवी सीरियल है, धारावाहिक, वो भी बना था, तो इसका है तनवीर, हबीब तनवीर। उसके बाद है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन है? आधे अधूरे की, कोणार्क की, अंधायुग की, रक्त कमल, तो ये हो जाएगा अंधायुग। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र में कल्पवास की स्मृतियों को अभिव्यक्त किया है? कल्पवास ये ठकुरी बाबा में ही कल्पवास जो भ्रमण के लिए जाती है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठकुरी बाबा, जो कि ठकुरी बाबा एक भक्त थे जो गाना गाते थे, उसकी एक बेटी थी और उनका जो दामाद है वह अंधा था। उसके बाद प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर की रचनाकार कौन है? तो ये मदन गोपाल है, मदन गोपाल। हालांकि यहाँ पर कलम का सिपाही की बात करें तो ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया था और ये मदन गोपाल के द्वारा कलम के जादूगर। माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक का रेखाचित्र संकलित है? तो ये जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ है। भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखाचित्र है? तो ये जो है भक्तिन हो जाएगा आपका स्मृति की रेखाओं में ये लिया गया है। मंटो संबंधी स्मरण, मंटो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है, तो ये प्रेमचंद घर में, ये हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रेमचंद घर में। याद हो कि न याद हो बहुचर्चित स्मरणात्मक कृति के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका काशीनाथ सिंह। ऑप्शन को देखते चलिए आप लोग। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 में हुआ था, 1913 ही आंसर, इसका आंसर दिया हुआ है। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? तो इसको जो है लहना सिंह ने मारा था, आंसर भी वही दिया हुआ है। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग कौन सी कहानी में हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित कहानी जो था
जिसका क्वेश्चन हमने अभी देखा ऊपर में लहना सिंह वाला, और जो युद्ध के बारे में जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था उसी के बारे में लिखा गया था, और ये फ्लैशबैक शैली का इसमें उपयोग किया गया था। तो ये है चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। गुलरी काकी और मुनरी किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था इसका नहीं है, कहानी का प्लॉट नहीं है, चीप की दावत नहीं है, पंचलाइट से है। पंचलाइट वही लालटेन के बारे में इसमें हम लोग इसको जब पढ़ते हैं तो लालटेन जो पहली बार जब आया था तो उसको लेकर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों में उत्सुकता थी उसको बड़ी ही सुंदर तरीके से इसमें व्यक्त किया गया है। पंचलाइट को कौन जलाता है? तो पंचलाइट को जो है गोधन, बुधन, गुलरी महतो, तो ये जो है गोधन के द्वारा जलाया जाता है पंचलाइट। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो कहानी की प्लॉट जो है यह कहानी है, तो ये संस्मरण नहीं है, जीवनी नहीं है, ये रेखाचित्र भी नहीं है, कहानी है। भगजोगनी किस कहानी की पात्र है? भगजोगनी जो है वह कहानी का प्लॉट का है। सिक्का बदल गया का नहीं है, इसमें कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। इसमें साहिनी सेरा इसके बारे में दिया है। ईदगाह के बारे में प्रेमचंद का लिखा हुआ है। लालपन का बेगम फणीश्वर नाथ रेणु है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भगजोगनी वाला, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। कहानी का प्लॉट, ये आंसर इसका आप लोग को याद रखना है। गोदान उपन्यास में प्रेमचंद ने किस दो गांवों का उल्लेख किया है? तो गोदान में यदि हम बात करें तो ये आपको सेमरी और बेलारी, मेरीगंज और शिवपालगंज की यदि बात करें तो ये आपको फणीश्वर नाथ रेणु का जो महिला आंचल है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, महिला आंचल का है, और ये सेमरी और बेलारी यहाँ का आपको देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर। पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? तो ये आपका हो जाएगा झुनिया। सॉरी, इसमें जो है झुनिया भी नहीं होगा, सरोज भी नहीं होगा, सिलिया भी नहीं होगा। इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धनिया नाम था उनका, धनिया नाम था, तो यहाँ पर धनिया हो जाएगा। यदि धनिया ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की झलक मिलती है? तो यहाँ पर देख लीजिए, हम धनिया बता रहे थे, होरी जो है नायक था और धनिया उसकी पत्नी, पिछले प्रश्न में बताए थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मेहता और मालती आंसर भी सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैं एक सिद्धांत का समर्थक हूँ, संसार के में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा मानव जाति के सर्वनाश के कारण होगा। यह गोदान के किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो यह डॉक्टर मेहता साहब के द्वारा कहा गया है। ठीक है। उसके बाद हमें सीधी सादी गौ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की भी आंख पड़ने नहीं देता है, किसकी कहानी कौन कहता है? तो ये प्रोफेसर मेहता का कहना है। महिला आंचल में कौन सा चरित्र यानी कि पात्र तहसीलदार के पद पर है? विश्वनाथ प्रसाद मल्लिक, वासुदेव की बावन दास? तो ये विश्वनाथ प्रसाद, हालांकि नाम से भी आप इसको आसानी से पहचान पाएंगे। इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब, कीचड़, चंदन और सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और मैं किसी से भी अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाए। ये पंक्ति जो है ये आप लोग महिला आंचल पढ़िएगा तो ये पहला पेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आंसर में महिला आंचल। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो इसका नायक हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक का नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री है? तो सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस की पुत्री है। आंसर भी वही दिया हुआ है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। ये कथन किसका है? तो ये कथन चंद्रगुप्त का है। मगध की राजकुमारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कल्याणी। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है? तो ये ऐतिहासिक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन निम्नलिखित में कौन सी विधा है? तो ये नाटक है।
आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी हुई फिल्म कौन बनाया था? तो ये मनिकौल के द्वारा बनाया गया था। गेहूं और गुलाब का लेखक की इच्छा क्या है? गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, तपस्या करने की, वृत्तियों की ऊर्ध्वगामी करने की। ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों आंसर इसका सही है। गुलाब किसका प्रतीक है? विलासिता का, गंदगी का, श्रम का। तो ये विलासिता और गंदगी का प्रतीक दोनों बन गया है, अभी वर्तमान के समय की बात कर रहा है। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाब की दुनिया को। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता भाषा सदा डैश रहती है? क्या रहता है? मौन रहता है। आध्यात्मिक धर्म के सपनों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। यह पंक्ति किस निबंध से लिया गया है? तो ये आचरण की सभ्यता से लिया गया है। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो ये प्रेम की भाषा शब्द रहित है। सरदार पूरन सिंह की रचना आचरण की सभ्यता है। गेहूं और गुलाब हो जाएगा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रद्धा, ये श्रद्धा और भक्ति हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गेहूं गुलाब हो जाएगा बेनीपुरी का, और ये जो है ऊपर वाला ये हो जाएगा आपका सरदार पूरन सिंह का, ठीक है। कब फूटा गिरी के अंतर से किस अंचल में उतरा नीचे? उपयुक्त पंक्ति किस कवि का है? तो ये आरसी प्रसाद सिंह का पंक्ति है। मैंने उसको कविता किस प्रकार की किस कविता संग्रह से लिया गया है? पहला है प्यार में मार की थापें आंखें, खुली आंखें खुले हैं जो सिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते। तो इसका हो जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं। तन चितौर मन राजा किन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है? ये आपको पद्मावत से लिया गया है। यहाँ पर चित्रावली दिखा रहा है, लेकिन ये पद्मावत का ही होना चाहिए, ठीक है, ये पद्मावत होनी चाहिए। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? उसका नाम था गंधर्व सेन, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जा सकती है? तो कृष्ण का जो है ये देख देख राधा रूप अपार, तो ही जन्मी उनु तो ही समोत साग लहरी समाना, अपरूप की बिही आनी मेरोल खिती तल लावनी सार, जय जय भैरवी असुर भयावनी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परने छोड़ कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या यह असफलता है? तो ये आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का जो कि लिखा हुआ पंक्ति है। ये आपको यहाँ से लिया गया है। लक्ष्मण और उसकी पत्नी के जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पंक्ति है। किस रस को रासराज की? ये आपको सबको पता है, श्रृंगार रस। रस सूत्र के संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो इसका भट्टनायक ने माना है। आलंबन की चेष्टा क्या कहलाता है? आलंबन की चेष्टा कहलाता है उद्दीपन। कार्य और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका हो जाएगा आपको भामह। निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है? श्लेष, यमक, वक्रोक्ति की रूपक? तो रूपक हो जाएगा अर्थालंकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनामों के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन करें। तो संबंधवाचक हो जाएगा जो, ठीक है, संबंध बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, ये असत्य है। स्वर संधि कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं, ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन सा शब्द प्र उपसर्ग के योग से बना है? प्रतिदिन, प्रख्यात, प्रत्येक, प्रत्युपकार। तो प्रख्यात।
प्रत्यय से बने हुए शब्दों के मुख्य कितने भेद हैं? तो सब दो भेद हैं। प्रत्यय से बनने से 2 भेद हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का किस वर्ष नियुक्त हुए थे? तो 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? तो ये उदंड मार्तंड को माना जाता है। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था? ब्राह्मण का प्रकाशन होता था कानपुर से। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम क्या था? ज्ञान प्रदायिनी। कलकत्ता में से विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1928 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। खींचो न कमानों से न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, इस किसने कहा था? तो ये कहा था अकबर इलाहाबादी। प्रसिद्ध खड़क विलास प्रेस किस शहर में है? तो ये पटना में है। निम्नलिखित में से किस रचना को साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कलम के सिपाही को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है? तो ये हो जाएगा सरस्वती सम्मान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। महादेवी वर्मा की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये आमा को मिला था। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। निम्नलिखित में से रचनाकारों को में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? केदारनाथ सिंह को मिला है। राजभाषा अधिनियम कब निर्मित हुआ था? 1976 में। इनमें से किस राज्य की राजधानी हिंदी नहीं है? तो हिंदी कहाँ नहीं बोला जाता है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार क क्षेत्र में किस राज्य को रखा गया है? तो क क्षेत्र में आपका हो जाएगा बिहार। भारत के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? 120, अनुच्छेद 120। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियमित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1963। किस सम्मेलन में राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपको हिंदी भाषा अधिनियम सम्मेलन प्रयाग। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिया था? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने, जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में माने थे। क्रिया आधारित 100 प्रश्न जो है आपका जो लिटरेचर था हिंदी का ये आपका 100 नंबर का हिंदी का था। उसके बाद 50 का आपका जो है ये हो गया हिंदी HND हिंदी। ये हो जाएगा आपका टीचिंग लर्निंग से आपको 50 जो क्वेश्चन है वह आपको पेडागोजी से रिलेटेड है। तो पेडागोजी भी हम लोग देखते हैं इसका और समझते हैं। क्रिया आधारित क्या है? जो क्रिया से रिलेटेड है करके सीखना, ठीक है। उसके बाद अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? स्वतंत्र चर है, आश्रित है, अंत आश्रित चर है। ये हो जाएगा आश्रित चर है। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? तो शैक्षिक उद्देश्य जो है इसका हो जाएगा मानव अनुभव। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में हो जाएगा अमूर्त अवबोध सम्मिलित करता है, मापन में कठिन प्रशंसा सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में क्या होता है? वस्तु चयन में, यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य चयन में। पारंपरिक शिक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा निगमन। निगमन विधि से शिक्षण करना पारंपरिक शिक्षण है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी कौन सा हो जाएगा? विधि पढ़ाना। तो ये लेक्चर मेथड जो है, व्याख्यान जो है वह उपयोग किया जाता है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्विष्ट करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो इसका डी मेरे ख्याल से होना चाहिए और इसका डी ही है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। बालगृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कौन किया था? तो ये किया था मोंटेसरी ने, मारिया मोंटेसरी ने। विश्लेषण, रचना, विकास और क्रियान्वयन मूल्यांकन है। तो ये हो जाएगा ADDIE मॉडल। किस आयु के बच्चों को शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद कर जिसमें शब्दों को खेल के साथ शामिल हो? तो वह 3 वर्षों के बच्चे के साथ किया जाता है, जो कि जीन पियाजे भी इस बात को मानते थे। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास की आलोचना किया था और इसमें
उन्होंने नारी का दृष्टिकोण बताया था। उन्होंने बताया था कि नारीवादी दृष्टिकोण मतलब जो कोहलबर्ग जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें जो है महिलाओं पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, महिलाओं का जो है विचार नहीं पूछा था, मतलब महिलाओं पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो इन्हीं का जो स्टूडेंट था कैरल गिलिगन, उन्होंने ही इस बात की आलोचना किया कि वह नारीवादी दृष्टिकोण को जो है नैतिक सिद्धांत में शामिल नहीं किया है। ठीक है। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश प्रमुख संस्थाएं के रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बालावस्था में समाजीकरण की डैश अवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शैशवावस्था जो है वह क्या होता है, वह प्राथमिक हो जाएगा और उसके बाद बाल्यावस्था वह माध्यमिक हो जाएगा। प्राथमिक होता है, प्राथमिक जैसे समाजीकरण होता है परिवार में, माध्यमिक होता है विद्यालय में और जगह जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पर से भी बच्चे कुछ सीखते हैं, तो वो सारा हो जाएगा आपको माध्यमिक में। अच्छे शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, तो ये इसमें उपयोग सभी हो जाएगा। अच्छे शिक्षण के लिए है जो बच्चे क्या सीखे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, फिर उसके उपाय की यह सुधार कैसे होगा, फिर जो कमी रह जाती है उस कमी को हमें पूरा करना होता है। तो ये सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। तो ये सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक हमारी मदद करती है क्या करने के लिए? ए और बी दोनों, छात्रों का मार्गदर्शन भी करता है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करता है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? तो इसका हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता में है। शिक्षक प्रभावशीलता का प्रकृति है, तो इसका हो जाएगा वैज्ञानिक। शिक्षक को मित, दार्शनिक और मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महिमामंडित किया गया है, क्योंकि इसका हो जाएगा वह छात्रों की मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सहायक के रूप में, सहायता करता है। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है, वस्तुनिष्ठता होता है, वैधता होता है, पक्षपात होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो निर्माणात्मक, वाद विवाद और संकलनात्मक ECC, तो ये वाद विवाद नहीं हो सकता है। मूल्यांकन संबंधित है, विषय, अधिगम, उद्देश्य, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या में संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम भाग है, पाठ्यक्रम क्या है? भाग है, तो ये हो जाएगा पाठचर्या का भाग है पाठ्यक्रम। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 भागों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो ये हो जाएगा जीवित प्राणियों के लिए सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव, तो इसका हो जाएगा जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण मॉडल क्या है? तो इसमें हो जाएगा मॉडल चार्ट और वस्तु, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, तो इसका हो जाएगा करके सीखना। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे GK/GS जो पूछा गया था पिछले बार, तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत कम्युनिस्ट स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसका खजियार। P शेयर बाजार से सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। PI क्या है? व्यय के लिए लाभ, कमाई, प्राइस टू अर्निंग, ये कमाई के लिए लाभ, तो ये हो जाएगा प्राइस टू अर्निंग, कमाई की कीमत। चौकीदार विरोध अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय हुआ? तो ये हो जाएगा बंगाल और बिहार में। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। रमा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती है, वह क्रिकेट में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करेगी? तो यहाँ हो जाएगा मांसपेशियों की ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन से असम में पाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे और हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा बोरा। ये सीटेट में भी कई बार जो पेपर 1 होता है उसमें पूछा गया है ये प्रश्न। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या?
तो ऊष्मा और प्रकाश होना चाहिए। तो इसका आंसर ऊष्मा और प्रकाश ही है। सांप के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये भी प्रश्न जो है सीटेट में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें नेगेटिव बताना है। तो सांप अपने शिकार को चबाकर खाते हैं और इसमें जो है पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत निकले होते हैं, वह डसने वाले दांत होते हैं। तो इसका हो जाएगा वह चबाकर नहीं खाता है, सीधे निगल जाता है। यही नेगेटिव है और इसी को खोजना है। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां, तो यह यहाँ पर मैप से लिया गया है। तो इसका हो जाएगा उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। आकलन में लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी नहीं है। अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं, तो ये जो है रीजनिंग से है। तो प्री नंबर अवधारणाएं हैं। गणितीय अधिगम सामग्री, तो गणित पेडागोजी से है ये कुछ प्रश्न और इसका जो है बी और डी होगा। इसको आप देखिएगा तो बी और डी इसका आंसर मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ प्रश्न है जो मैथ से है और इसका हो जाएगा भिन्न डिस्क का उपयोग हमें करके, जो मैथ पेडागोजी है वहाँ से लिया गया है। बच्चों को सिखाने के लिए जैसे बट्टा वाला सिखाना है तो उसको हम लोग किस तरह से उसकी कल्पना को सिखाने में मदद कर सकते हैं। तो इसको जो है अलग अलग तरह का हम लोग डिस्क का, भिन्न डिस्क, अलग अलग डिस्क का प्रयोग करके हम बच्चे को बट्टा के रूप में जो पार्ट आधा रंगा रंगा करके हम उसे बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है ग्राम वजन, फिर सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? लंबाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है वह शब्द जो समूह के अन्य शब्दों से मिलता जुलता हो, मतलब कम मिलता जुलता हो। जैसे तेंदुआ हो गया, पेंथर हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर लोमड़ी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जो शेर है और पैंथर है और तेंदुआ है, ये जो है बिल्ली की प्रजाति की का जानवर है और लोमड़ी जो है ये कुत्ते की प्रजाति के श्रेणी में हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है कुछ रीजनिंग दिया है और इस रीजनिंग को आप यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 65। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे इसको ये जो रीजनिंग है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो म्यूजिक को हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर यदि बना सॉल्व कीजिएगा तो आपको निकलेगा LTRHB, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है रघु और बाबू जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा, रीमा के पति राजन, रघु की माता लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति राजेश, राजेश राजन से किस प्रकार से संबंध है? तो ये हो जाएगा ससुर का संबंध है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जो जैसे एक जनरेशन ऊपर जाइएगा, एक जनरेशन बीच में रहेगा, एक जनरेशन नीचे आएगा और एक फिर जो उससे बड़ा है तो उसका ऊपर जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका ससुर आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो स्टेट का एग्ज़ाम था उसका सारा क्वेश्चन देखा और इसी पैटर्न के आधार पर जो इस बार का भी एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न के आधार पर होगा। तो आप लोग इसी तरह से तैयारी कीजिएगा और बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कई बारों का प्रश्नों का हम लोग जब अवलोकन करते हैं, देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ कुछ प्रश्न जो है हूबहू यहीं से उठा लिए जाते हैं, जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा एक दो बार और कुछ कुछ आपको जो जानकारी लगे कि इसे हमें जानना चाहिए उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा और आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो कि स्टेट का एग्ज़ाम आने वाला है, स्पेशली हिंदी का पेपर 2, और आप लोग एग्ज़ाम दीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा फिर आप लोगों का जो स्टेट पास करने के बाद BPSC का TRE 3 या TRE 4 जो भी समझ लीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिले और जल्दी से टीचर बन करके स्कूल में पोस्टिंग हो, ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। और वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए और